हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये आपके सीडीपी का फर्स्ट पेपर है और ये पेपर आप बीएड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो पेडागोजी आती है आपकी, उसमें भी आपको सेकेंड पेपर में भी मिल जाती है। तो जो सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सेकेंड पेपर में भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो चलिए, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि वे किस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी प्रैक्टिस सेट करिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और अपने कॉपी पर नंबरिंग क्या करिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 15 नंबर तक। जैसे आज हम 16 से पढ़ा रहे हैं तो आप 16 17 18 ऐसे करिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं, आप उत्तर दिया करिए। और जैसे 16 का आपने उत्तर ए बी सी में से कोई भी दे दिया, उसके बाद हम आपको उत्तर बताते हैं। देखिए, अगर आपका उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। उसके बाद लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। लगभग आप कोशिश करिएगा कि 12 से 13 नंबर सही करके आए आप। ठीक है, अगर 12 से 13 नंबर सही करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं, 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आपसे कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताना क्या आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और उत्तर अपने कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, देखिए, जब बच्चा तार्किक रूप से क्या करता है, तार्किक मतलब तर्क करने लगता है वस्तु घटना के विषय के बारे में। जैसे तर्क करने का मतलब है कि आपको हम कोई चीज़ बताएं, कहें, आप उस चीज़ के बारे में सही है या गलत है उसके बारे में आप तर्क कर लें, उस घटना के बारे में आप सोच लें। जैसे हमने आपको कोई घटना बता दिया, अब उस घटना के बारे में आप सोचिए, तर्क करिए कि ये घटना सही हो सकती है या गलत हो सकती है। तो इस तरीके का ये पूछा है। तो जब ऐसी चीज़ें जब प्रारंभ हो जाती हैं जिस अवस्था में, तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, जब हम तर्क करते हैं, तार्किक रूप से वस्तु घटना को सोचने लगते हैं, तब हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो अगर हम आपको ऑप्शन अलग अलग भी बताएंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन हम साथ में नहीं दिखा पाएंगे कि इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, आप एक अध्यापक हैं, आपका जो स्वभाव है वो लोकतांत्रिक है। आप बच्चे को कहीं भी बैठने की अनुमति दे देते हैं कि कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से, कोई अपने दोस्तों के साथ, जिसे जो दोस्त पसंद है उसके साथ बैठ गया, कोई अपना ग्रुप बना के बैठ गया, कोई चुपचाप अकेले बैठ के पढ़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिभावक को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अगर अभिभावक को नहीं पसंद है तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 कह रहा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप एक अभिभावक हैं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर यहाँ कोई गलती नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, अपने स्वभाव के कारण बच्चों को अपने तरीके से पढ़ने की क्या की है, स्वतंत्रता दिया है। ऑप्शन 3 है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो अभिभावक होते हैं उनको चीज़ों को समझना चाहिए। पहले शिक्षक के पास जाना चाहिए कि शिक्षक ऐसे क्यों बैठाए हैं, किस लिए बैठाए हैं। उन्हें शिक्षक से एक दूसरे से समझना चाहिए, तब जाकर शिक्षक उन्हें बताएगा ना कि बच्चे के किस हिसाब से हम बैठाएं या बच्चे किस तरीके से सीखेगा, क्या सीखेगा। तो एक दूसरे में क्या होगा, बात कर लेंगे तो वो चीज़ें क्या होती, वो समस्याएं क्या होंगी, हल हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का पूछा है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन 1 है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, 2 है पावलोव, 3 है जीन पियाजे, 4 है वाइगोत्स्की। तो देखिए सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया था, तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था आपका वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 आपका है देखिए ऑप्शन 1 में कोहलबर्ग द्वारा, 2 है एरिक्सन द्वारा, 3 है स्किनर द्वारा, 4 है पियाजे द्वारा। तो आप सभी को ये उत्तर पता है। तो देखिए जो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं की जो पहचान की गई है, ऑप्शन नंबर 4 हम देख लेते हैं पियाजे के द्वारा की गई है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम। देखिए जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमने आपको सेकेंड पेपर में जो भी पढ़ाया पेडागोजी पढ़ाया इस तरीके से। चलिए पेडागोजी तो ठीक है आपका अलग आता है, लेकिन इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपके उसमें भी सेम क्वेश्चन होते हैं। जो आपके थियरी में से जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी को छोड़ दे तो 15 नंबर इस तरीके से आते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था, 2 है प्रौढ़ावस्था, 3 है पूर्व बाल्यावस्था, 4 है बाल्यावस्था। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, अपने समवयस्क मतलब अपने दोस्तों के समूह में जो उनके दोस्त होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो समूह के क्या होते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लगा लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन 1 है नकारात्मक, 2 है अग्रोन्मुखी, 3 है सहानुभूतिपूर्ण, 4 है तटस्थ। देखिए बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, यही पूछा गया आपसे। तो आप जैसे कोई चीज़ें सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया आपकी चल रही है, तो इसमें माँ बाप का जो भूमिका होती है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, तो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, वो आगे आकर आपकी क्या करें, सहायता करें। बहुत से लोग इसमें सहानुभूति लगा रहे होंगे, तो सहानुभूति बिल्कुल नहीं होगा, सहानुभूति हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, किसी को हमें बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है अंतः संबंध का सिद्धांत, 2 है निरंतरता का सिद्धांत, 3 है एकीकरण का सिद्धांत, 4 है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये विचार किससे संबंधित है, तो ये जो विचार आपका है आपकी निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली मतलब वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतरता का मतलब ही होता है लगातार। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 के बाद 23। 23 में आपसे क्या पूछा गया है, 23 में पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है या परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है खेल का मैदान, 2 है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, 3 है सभागार, 4 है आपका घर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है कि जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाए, तो ऐसा कौन सा स्थान होगा, तो ऐसा जो स्थान होगा आपका विद्यालय और आपका पर्यावरण होगा। ठीक है, यहाँ ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या किया जाता है, अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी, ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? 23 था। चलिए 24 देखते हैं। 29। क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बच्चा क्या है? बुद्धिमान है, तो उसका इसमें से कौन सा लक्षण नहीं होगा? ऑप्शन 1 है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। 2 है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। 3 है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। 4 है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। अब देखिए नहीं पूछा है तो क्वेश्चन निगेटिव, आंसर भी आपका निगेटिव रहेगा, हमने हमेशा आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। तो निगेटिव यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? देखिए स्वयं के समायोजित कर लेना नए प्रवेश को, गलत हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अमूर्त रूप से सोचना पॉजिटिव हो जाएगा। उचित तरीके से संप्रेषण, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी हमारा रटना क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पर दिख गया, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या करेंगे? सही कर देंगे। अब देखिए निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते जहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव आते हैं हम आपको बता देते हैं कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो जो हम बताते हैं उसको याद रखिएगा, आपके आगे वाली आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। ट्वेंटी 25 आपका है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन 1 है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। 2 है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। 3 है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 4 है कक्षा में एकदम खामोशी। तो चलिए उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का क्या माना जाता है? संकेतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 को। अब देखिए 26 थोड़ा बड़ा है तो इसे हम थोड़ा छोटा करके दिखाएंगे आपको ताकि स्क्रीन पर पूरा आ जाए और आप सभी सही से पढ़ पाएं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। 2 है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। 3 है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। 4 है आपका सानिध्य मतलब संगीत की आवश्यकता। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी कि पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंध नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है, आंसर हमारा क्या होगा? निगेटिव ही आएगा। तो 26 में आप देखिए यहाँ पर कहाँ आपको निगेटिव दिख रहा है। तो 26 में ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या दिख रहा है? निगेटिव। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कोई मतलब तथ्य नहीं है, यहाँ पर बस ऐसे ही इन्होंने डाल दिया है इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन 1 है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। 2 है आपका कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। 3 है मन का चित्र बनाने से। 4 है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो पूछा क्या है कि मन का मानचित्रण जो है किससे संबंधित है। तो देखिए मन का जो मानचित्रण संबंधित होता है वो मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से ही होगा, ठीक है, और बाकी जगहों से तो नहीं होगा। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 27 का कुछ लोग मन का चित्र बनाने से कर दिए होंगे, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। मन की क्रियाशीलता पर जो अनुसंधान है उससे होगा, ठीक है, उससे संबंधित है। आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। 28 में क्या कहा गया है? 28 में कहा है इन्होंने कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक मतलब 1 to 5 के बच्चे को बात कर रहा है, ये स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब देखिए आप क्लास 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, सीखने में समस्या आ रही है,
तो अब उससे संबोधित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, यही उत्तर बताना है। ऑप्शन 1 है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। 2 है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। 3 है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। 4 है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा 28 है, तो इसमें कहा है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा यहाँ पर। अब ये 28 के बाद हम देखते हैं 29। 29 में देखिए आपको क्या पूछा गया है, पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पूछा गया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर। 3 है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं से तार्किक चिंतन करता है। जब बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं से तार्किक चिंतन करेगा तब वो कहाँ रहता है आपका, पियाजे के अनुसार वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। अमूर्त में क्या है, अमूर्त संकल्पना से करेगा वो तार्किक चिंतन, तो किस अवस्था में रहेगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। अब आइए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन 1 है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। 2 है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना। 3 है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। 4 है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अब देखिए सृजनात्मकता का पोषण क्या करता है, इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के जो शिक्षार्थी हैं उनके सृजनात्मकता का क्या करेगा, पोषण करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। हम देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे अवसर हमारा क्या है, अवसर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा में अच्छे अंक निगेटिव हो गया, ठीक है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि लक्ष्य को बल देना, ये भी निगेटिव हो गया। किसी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा लक्ष्य पर, किसी भी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक क्या है कि अच्छी शिक्षा व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा आप सभी। तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हमने किया। बाकी अब कल से क्वेश्चन नंबर 1 से फिर चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक दिन में हम 15 क्वेश्चन करते हैं और दूसरे दिन में भी 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया आपका एक पेपर खत्म हो गया। अब दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे, तो 1 से लेकर 15 तक करेंगे, फिर 16 से 30 तक करेंगे, इस तरीके से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो पुराने बच्चे हैं उन्हें सभी को पता है और वो पढ़ते भी हैं, तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आप सभी सिर्फ पुराने वाले ही नहीं करेंगे, नए वाले बच्चे भी कर दिया करिए लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।